कुछ फैसले कभी कभी ऐसे होते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, और जब हम इन्हें ले लेते हैं तो हमें पछताना पड़ता है उन फैसलों पर। कुछ ऐसा ही हुआ है आज की घटना में, जहाँ पर एक घर वाले एक लड़की को विदा कर कर उसके ससुराल भेज देते हैं, और फिर ससुराल वाले फिर से उसे मायके भेज देते हैं। और इस मायके और ससुराल के चक्कर में एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि ना ही तो ससुराल वाले इस बात को सोचते हैं और ना ही मायके वाले इस बात को सोचते हैं। आखिरकार उस लड़की के साथ क्या होता है, और अगर आप इस कहानी को सुनेंगे, इस घटना के बारे में जानेंगे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और दंग हो जाएंगे। इस घटना को सुनने के बाद आप विचलित हो सकते हैं। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला लगता है बीड, और यहीं का एक शहर लगता है अंबाजोगाई, और यहीं पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक माँ थी और एक बाप था और एक बेटी थी, यानी कि निशा, जिसकी उम्र 14 साल थी, और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। निशा जो होती है बहुत ही अच्छी लड़की थी, इसका अच्छा स्वभाव था, पर निशा की जो ज़िंदगी थी अब उथल पुथल होने वाली थी। अब निशा की उम्र जो थी 14 साल थी, तो इसकी माँ का देहांत हो जाता है। अब इस घर में निशा और निशा के पिता रहते हैं। अब निशा के पिता को ये बात खाने लगती है, उन्हें सताने लगती है कि मेरी बेटी की शादी होगी, और अगर मुझे कल कुछ होगा तो मेरी बेटी का क्या होगा। वे सोचने लगते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। तभी वे उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। अब निशा की उम्र 15.5-16 साल हुई थी। निशा के जो पिता होते हैं वे एक लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। हालांकि निशा की उम्र तो नहीं होती, लेकिन वे बालिका वधू की उसकी शादी कर देते हैं। अब निशा जो होती है अपने ससुराल जाती है, ससुराल में जाकर रहने लगती है। ससुराल वाले जो होते हैं उसे कुछ दिन तक तो सही रखते हैं। कुछ दिन तक सही रखने के बाद ससुराल वाले जो होते हैं उसके साथ किसे मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। वो उसकी सास जो होती थी उससे अच्छी नहीं लगती थी, अपनी बहू को मारा करती थी और पीटा करती थी। वो अपनी जब ये बात अपने पति को बताया करती तो उसका पति भी जो होता था उसकी एक नहीं सुनता था, वो भी उसे उल्टा मारा ही करता था। कभी कभी उसका ससुर जो होता था वो भी उस पर हाथ उठा देता था। यानी कि निशा जब इस घर में आई थी तो उसे सही से रखा जा रहा था, लेकिन अब इस घर में वो रह रही थी तो उसके साथ मारपीट की जा रही थी। यानी कि इस घर में उसकी ऐसे लग रहा था कि कोई ज़रूरत हो ही ना। अब निशा जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं, कुछ महीने तक तो वो निभाती है, लेकिन कुछ महीने ऐसे बीतते हैं कि वो हदें जो होती है वो बहुत पार हो जाती है। तो निशा जो होती है वो ससुराल से अपने मायके आ जाती है, और मायके आने के बाद अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, वहाँ पर वे लोग मुझे मारते हैं और ना ही मेरा पति मेरी बात सुनता है। जब ये बात निशा के पिता सुनते हैं तो निशा के पिता जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी ससुराल से लड़ झगड़ कर कैसे आ सकती है। वे उसे समझाते हैं, लेकिन उसकी बेटी जब नहीं समझती निशा, वो कहती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, पापा भी मुझे सब मारते हैं। तो उसके पापा जो होते हैं उसकी बात नहीं सुनते, और वे भी कहते हैं कि तुम अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर आई हो, और मैंने तुम्हें विदा कर दिया था, तुम्हारी शादी कर दी थी, और मैं अब तुम्हें नहीं रख सकता। उसके पिता जो होते हैं उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब निशा जो होती है ना ही ससुराल जाती है और ना ही अपने मायके जाती है। अब वो गांव में रहकर गांव के बाहर इंतजार करती है कि उसके पिता उसे लेने आएंगे, लेकिन उसके पिता जो होते हैं उसे लेने नहीं आते। वो ससुराल से सुबह में आते हैं और दोपहर तक अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन दोपहर से शाम हो जाती है जब उसके पिता उसे लेने नहीं आते। तो लड़की जो होती है निशा वो फिर एक बस स्टैंड पर जाती है। बस स्टैंड पर जाकर उसे भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है। अब वो लोगों से मांगने लगती है पैसे कि मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे दीजिए, लेकिन लोग जो होते हैं उसे देखते हुए कहते हैं कि तुम अच्छे खासे घर की लगती हो, तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं और तुम्हारा जो हुलिया है वो भी अच्छा है, तुम दिखने में एक समझदार लड़की लगती हो, और तुम भीख मांग रही हो, यानी कि तुम पैसे मांग रही हो और कह रही हो कि मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे भूख लग रही है। तो लोग जो होते हैं उसके हुलिया को देखकर उसे पैसे नहीं देते हैं। अब समय जो होता है वो बीत जाता है, और कुछ घंटे बीतने के बाद रात के 8 या 9 बज जाते हैं। जब रात के 8 या 9 बज जाते हैं तो ना ही निशा के ऊपर छत होती है सोने के लिए, ना ही पेट भरने के लिए खाना होता है। अब निशा जो होती है बहुत परेशान हो जाती है। जब परेशान हो जाती है तो एक व्यक्ति के पास जाती है, उससे कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए थोड़े से। व्यक्ति जो होता है उससे कहता है कि तुम इतनी रात गए ऐसे कैसे मांग रही हो भीख, मुझे तो नहीं लगता तुम किसी भीख मांगने वाली हो, मुझे लग रहा है कि तुम एक अच्छे घर की हो। तो महिला जो होती है उससे सारी बात बता देती है। जब उससे सारी बात बता देती है तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और तुम
आराम से खाना, तो ये व्यक्ति जो होता है उसे अपने घर ले जाता है। निशा जो होती है बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चली जाती है। जब उसके साथ जाती है तो व्यक्ति जो होता है उसे खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद उसकी ज़रूरत जो होती है वो पूरी करता है। फिर वो व्यक्ति जो होता है उसके साथ गंदा काम करता है, यानी कि निशा के साथ वो इतना गंदा काम करता है कि बता भी नहीं सकते। निशा जो होती है बहुत परेशान हो जाती है और वो चीखती रह जाती है, लेकिन व्यक्ति जो होता है वो उसकी एक चीख पुकार नहीं सुनता है। ऐसे ही दिन निकलता है, व्यक्ति जो होता है उसे घर से बाहर निकाल देता है। जब घर से बाहर निकाल देता है तो निशा जो होती है काम की तलाश करने लगती है, घर घर काम मांगने लगती है और कहती है कि मुझे काम के बदले आप 2 वक्त का खाना दे दीजिएगा। लेकिन इसे काम नहीं मिलता है। इसे मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिसे अपने घर ले जाते थे, घर ले जाने के बाद पहले से खाना खिलाते थे, खाना खिलाने के बाद फिर इसके साथ गलत काम करते थे। अब महिला को कुछ महीने बीत जाते हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति मिलता था इसके साथ गंदा काम करता, इसके बदले से खाना दिया करता था। हर व्यक्ति इसके साथ ऐसे ही किया करता था और ना जाने कितने व्यक्तियों ने इसके साथ ऐसा किया था। अब जब कुछ महीने बीत जाते हैं, कुछ महीने बीतने के बाद निशा को एहसास होता है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है और ये सब उसके साथ गलत कर रहे हैं। तो निशा जो होती है एक पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने जाकर वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाती है और कहती है कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और मेरे जो होती है वो बताती है कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने गंदा काम किया है। पुलिस वाले जो होते हैं जब उसके देखते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं तो वे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते, उसे बाहर निकाल देते हैं पुलिस थाने से। अब ये महिला जो होती है निशा जो होती है बार बार पुलिस थाने जाती थी लेकिन इसकी रिपोर्ट नहीं लिखते थे। अब दिन गुजरते रहते हैं, ये इधर उधर काम की तलाश में भटकते रहती है लेकिन इसे काम तो नहीं मिलता। इसे मिलता है तो एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो व्यक्ति होता ही नहीं है, वो व्यक्ति के भेष में एक हैवान होता है। वो उसे घर ले जाता है, घर ले जाने के बाद उसे खाना खिलाता है, फिर उसके साथ गंदा काम करता है। अब ये निशा जो होती है बहुत परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि ये सब मेरे साथ जो हो रहा है इतना तो मेरे साथ ससुराल में भी नहीं हो रहा था। इतनी जो दरिंदगी मेरे ससुराल में भी नहीं हो रही थी जितनी मेरी यहाँ पर हो रही है, जितने लोग मेरे साथ यहाँ पर कर रहे हैं। अब निशा जो होती है बहुत परेशान हो जाती है। परेशान हो जाने के बाद जब पुलिस थाने के चक्कर लगाती है तो वहाँ पर इसे एक सिपाही मिलता है। सिपाही जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी समझूंगा और मैं तुम्हारी कार्रवाई करूँगा। आखिर बात क्या है और तुम ये क्या कह रही हो कि तुम्हारे साथ इतना गंदा काम हो रहा है और हर कोई तुम्हारे साथ गंदा काम कर रहा है, बात क्या है। निशा जो होते है उसे सारी बात बताती है। वो बताती है कि ससुराल वाले से कैसे परेशान करते थे और ससुराल वाले से कैसे मारते थे और ससुराल से परेशान होकर वो मायके आई थी। मायके से भी उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और घर से निकालने के बाद उसे इतने महीने बीत गए और ये व्यक्ति जो है ये मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हैं खाना देने के नाम पर। वो सिपाही जो होता है जब उसकी ये बात सुनता है तो सिपाही जो होता है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेता है। वो बजाय उसकी मदद करने के, वो एक पुलिस वाला होता है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए। वो सिपाही जो होता है उसके साथ वही गंदा काम करता है जो और व्यक्ति इसके साथ करते आ रहे थे। अभी निशा जो होती है इसका भरोसा जो होता है पुलिस वालों से भी उठ जाता है। पुलिस वाले जब उसके साथ, ये पुलिस वाला जो होता है सिपाही उसके साथ इतना गंदा काम करता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि पुलिस वाले उसकी कोई मदद कर पाएंगे। अब निशा जो होती है ऐसे ही फिरने लगती है, ऐसे ही भटकने लगती है। तभी से एक सज्जन व्यक्ति मिलते हैं। वो सज्जन व्यक्ति जो होता है इससे पूछता है कि बेटा क्या हुआ और तुम ऐसे क्यों फिर रही हो। तो जो लड़की होती है निशा होती है सज्जन व्यक्ति को सब कुछ बताती है और बताती है कि कैसे इसके साथ दरिंदगी हो रही है और कैसे अपने घर से आई है और कैसे इसे ससुराल वाले ने निकाला है। वो सज्जन व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही नेक इंसान होता है और वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है। व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि ठीक है, सज्जन व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो व्यक्ति जो होता है उसे एक पुलिस वाले के पास ले जाता है, उसे आईपीएस के पास ले जाता है जिसका नाम राजा राम स्वामी होता है। जब उसे एक आईपीएस ऑफिसर के पास ले जाता है, वहाँ पर ले जाने के बाद उसकी सारी बातें बताता है और बताता है कि इसके साथ कैसे कैसे हुआ है, उसके साथ कितनी दरिंदगी हुई है और इसमें पुलिस भी शामिल है। जब आईपीएस ऑफिसर इसकी बात सुनते हैं तो आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वे इसकी तहकीकात में लग जाते हैं और तुरंत इस पर एक्शन लेते हैं। जब इस पर तुरंत एक्शन लेते हैं तो पहले तो उसका बयान लेते हैं, बयान लेने के बाद उसका मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल करवाते हैं तो पता लगता है कि वाकई में इस लड़की के साथ इतना गलत हुआ है और वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट भी हो जाती है। निशा 2 महीने की गर्भवती भी हो जाती है। आईपीएस जब ये चीज़ देखते हैं तो उन्हें उनकी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार इतने सारे लोग एक लड़की के साथ जिसकी उम्र महज 16 साल है उसके साथ इतना सब कर कैसे सकते हैं। इंसानियत बची है किसी इंसान के अंदर या फिर नहीं बची है आजकल। तो आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं तहकीकात में लग जाते हैं, इंक्वायरी में लग जाते हैं। तब ये पहले उस पुलिस थाने जाते हैं जहाँ पर उस लड़की के साथ एक सिपाही ने इतना गंदा काम किया था, उसे मदद देने के लिए पहले उस
पुलिस थाने पर इंक्वायरी बिठाते हैं। पुलिस थाने पर इंक्वायरी बिठाने के बाद वे वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उस लड़की के साथ इतना गलत काम किया था। और जब इसकी सूची तैयार की जाती है, यानी कि उन व्यक्तियों का नाम लिया जाता है जहाँ पर वो बताती है कि वहाँ पर उसके साथ इतना गलत हुआ है, वहाँ से उन व्यक्तियों का डाटा निकाला जाता है, तो पता लगता है कि 400 लोगों ने इसके साथ इतना गंदा काम किया है। और इतनी संख्या में वे लोग जो होते थे इसको अपने घर ले जाते थे, तो घर ले जाने के बाद इसके साथ दरिंदगी दिखाते थे। कहीं कहीं पर CCTV कैमरे भी होते थे, तो कैमरे में भी ये लड़की पाई जाती है, यानी कि निशा पाई जाती है। पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाता है IPS ऑफिसर की एक ससुराल वाले एक लड़की के साथ, अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और अगर ससुराल वाले ऐसा कर सकते हैं तो एक पिता अपनी बेटी के साथ आखिरकार ऐसे कर कैसे सकता है, वो अपनी औलाद को कैसे घर से बाहर निकाल सकता है। अब IPS ऑफिसर जो होते हैं केस कोर्ट तक पहुंचाते हैं। कोर्ट तक पहुंचाने के बाद जब ये केस कोर्ट तक पहुंचता है तो ये कोर्ट में ये भी रखा जाता है कि लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है, इसका गर्भपात कराया जाए, यानी कि इसका अबॉर्शन करा जाए। के साथ यहाँ पर इतना सब हुआ था, इतना गलत हुआ, तो उसकी गलती ये थी कि वो ना ही अपने ससुराल से आती तो शायद उसके साथ ये सब ना होता। और उसकी गलती नहीं, उसके ससुराल वालों की भी गलती थी। अगर उसके साथ इतनी हैवानियत ना दिखाते, उसे मारते ना पीटते ना, तो शायद वो अपना ससुराल छोड़कर ना आती। और जब ससुराल छोड़कर आ गई थी तो उसे पिता को उसे अपनाना चाहिए था, उसके पिता को उसके दर्द को समझना चाहिए था, उसके पिता को उसे अपने घर में रखना चाहिए था। लेकिन उसके पिता ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। और घर से बाहर निकलने के बाद उसे कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जो व्यक्ति नहीं थे, वे व्यक्ति के भेष में हैवान थे। लेकिन एक व्यक्ति से ऐसा भी मिलता है जो बहुत ही सज्जन होता है, जो बहुत ही नेक होता है, जो उसकी मदद करता है। वो मदद करने के साथ साथ उसे एक IPS ऑफिसर के साथ ले जाता है। और वो IPS ऑफिसर भी जो होता है बहुत ही नेक होता है, बहुत ईमानदार होता है। शायद ऐसे ही पुलिस वालों की ज़रूरत है हमारे देश में। और अगर हमें कोई व्यक्ति मिलता है और हमसे मदद मांग रहा है, अगर हम मदद करने के काबिल है तो हमें मदद कर देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मुसीबत में हो। हमें उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर निशा के साथ इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया था, और यहाँ पर 1 या 2 नहीं, या कई लोगों ने इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।